जय हिंद विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के गद्य खंड से बाजार दर्शन पाठ पर चर्चा करेंगे और उस पाठ को समझेंगे, जिसके रचयिता लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का संक्षिप्त परिचय आपको देना अनिवार्य है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हमें लेखक के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, तभी हम उस पाठ का लेखक के व्यक्तित्व के साथ और कनेक्ट कर पाते हैं उसको। तो हम सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार जी के व्यक्तित्व और उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं देती हूँ आपको। जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार हैं और मनोवैज्ञानिक कथाकार का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था और पेशे से वे अध्यापक थे। श्रेष्ठ निबंधकार थे और इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए गए, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बाद में वे साहित्य से जुड़े। हिंदी साहित्य में वे उपन्यास, कहानी, निबंध के माध्यम से उन्होंने अपने साहित्य की रचना की और इसके साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को मनोवैज्ञानिक कथाधारा देकर एक नई कथाधारा का प्रवर्तन किया। वे प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से भी जुड़े रहे और गांधी जी का प्रभाव उनके जीवन पर सर्वत्र देखने को मिलता है। और इसके बाद उनकी साहित्य सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने उन्हें भारत भारती सम्मान से सुशोभित किया। साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ और इसके बाद उनको भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवाओं के कारण उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया और इस तरह से और भी सम्मान उनको प्राप्त हुए। चूँकि उन पर गांधीवाद का विशेष रूप से प्रभाव रहा है, इसलिए उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर अपनी रचनाओं के पात्रों को जीवन जगत से जोड़ा। अपनी रचनाओं में जीवन जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया और गांधीवादी विचारधारा को आधार बनाकर उन्होंने उन समस्याओं के हल भी प्रस्तुत किए। मानवीय संबंधों पर आधारित अपनी रचनाओं में उन्होंने जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है अपने साहित्य में। इसके बाद अपने कथा साहित्य में उन्होंने मानव मन का विश्लेषण किया है और उनका समाधान भी गांधीवादी चिंतन के आधार पर उन्होंने किया है। जैनेन्द्र जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, निबंध भी लिखे और वो एक कथाकार तो थे ही, मनोवैज्ञानिक कथाकार, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत उच्च कोटि के निबंध भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में परख, अनाम, स्वामी, सुनीता कल्याणी, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध, विवर्त, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा कहानी संग्रह में वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये उनके कहानी संग्रह हैं। निबंध संग्रह में उन्होंने जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, संस्मरण, इस तरह से उन्होंने समय और हम, ये निबंध संग्रह हैं उनके। तो उन्होंने उनकी सबसे बड़ी साहित्य की विशेषता ये है कि जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण तो किया ही है, पर उन्होंने अपने उपन्यास का विषय भारतीय गांवों को न बनाकर नगरीय वातावरण को बनाया है। और इसके अलावा समाज, धर्म, राजनीति, अर्थनीति, दर्शन, संस्कृति, प्रेम आदि विषयों का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है और इनसे जुड़े हुए सवालों को सुलझाने का प्रयत्न किया है। तो देखते हैं हम जैनेन्द्र जी का ये निबंध, जो बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, बाजार दर्शन। और ये बाजार दर्शन जो है वो एक हमारे समाज से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि बाजार पर आधारित है, बाजार की खरीदारी पर आधारित है, पैसे की शक्ति पर आधारित है और मूलतः
उपभोक्तावादी संस्कृति के दुष्प्रभावों पर आधारित है। बाजार दर्शन में जैनेंद्र जी ने अपने दो मित्रों के माध्यम से दो मित्रों के बाजार के अनुभवों के माध्यम से उन्होंने इस निबंध की रचना की है। बच्चों, मैं इसे आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगी। दो मित्र, पहले मित्र जो थे बाजार गए और बाजार तो गए थे वो एक मामूली सी चीज़ खरीदने के लिए। जब वो वापस आए तो उनके हाथ में बहुत सारे बंडल थे। जब लेखक ने पूछा कि इतनी अतिरिक्त खरीदारी आप क्यों कर लाए, तो उन्होंने इसका सारा जो जिम्मेदारी थी वो अपनी पत्नी के ऊपर डाल दी। पत्नी सामान्यतः कि ये साथ में थी, पत्नी साथ में थी, इसलिए इतनी अतिरिक्त खरीदारी हो गई। सामान्यतः हमारे समाज में धारणा है कि पत्नियां बहुत अतिरिक्त खरीदारी करती हैं, महिलाएं बहुत अधिक परचेजिंग करती हैं, बहुत शॉपिंग करती हैं, तो ये जिम्मेदारी अक्सर पत्नी पर थोप दी जाती है। बाजार का संबंध स्त्रियों के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तथ्य को जैनेंद्र जी ने अपने मित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ये जो धारणा है कि अतिरिक्त खरीदारी के पीछे स्त्रियों की प्रवृत्ति होती है, ये धारणा गलत है। इसका उन्होंने खंडन किया है और ये कहा है कि अतिरिक्त खरीदारी महिला के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार नहीं होती हैं, पुरुष भी बहुत अतिरिक्त खरीदारी करते हैं। और उन्होंने इसको स्त्री प्रश्न के साथ जोड़कर देखा है। अब दूसरे मित्र की बात करें, दूसरे मित्र के अनुभव को उन्होंने बताया कि दूसरे मित्र जो थे वो सुबह से बाजार गए और दिन भर बाजार में घूमते रहे। शाम को वो जब लौटे तो खाली हाथ लौटे। लेखक ने उनसे पूछा कि आप दिन भर बाजार में घूमे, कुछ खरीद कर नहीं लाए? तो उनके मित्र ने जवाब दिया कि मैं वहाँ पर पहुँचा, बाजार था, चारों ओर सजा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत था, बड़े बड़े मॉल से और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, और मेरा बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद आई और मेरा बहुत कुछ लेने का मन कर रहा था। तो अगर मैं कुछ लेकर आता, थोड़ा बहुत लेकर आता, तो उसका मतलब था कि बहुत कुछ को छोड़ देना। इसलिए मैं कुछ भी लेकर नहीं आया, क्योंकि यदि कुछ लेकर आता तो बहुत कुछ छोड़ देने का अफसोस मेरे मन में रह जाता, इसलिए मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए कि उन्होंने इस परिस्थिति को, लेखक ने, जैनेंद्र जी ने इस परिस्थिति को पहले वाले के मित्र की परिस्थिति से ज़्यादा अच्छा माना कि हाँ, सही बात है कि जब पता ना हो कि हमें खरीदना क्या है तो कुछ भी बाजार से खरीद कर हमें नहीं लाना चाहिए। अब उन्होंने ये भी माना है कि जो पैसा है वो पावर का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, और ये शक्ति, ये पावर व्यक्ति के व्यक्तित्व से लेकर उसके रहन सहन, उसके आचार विचार में हर जगह नज़र आती है। उन्होंने ये भी माना है कि जिनके पास पैसा होता है वो दिखता है और उसी से परचेजिंग पावर का निर्माण होता है। मतलब परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति। तो यहाँ पर लेखक ने जब कहा कि बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा माल बिछा बिछा कर रखा है कि बेहया ही जो ना फंसे, तो दूसरे वाले मित्र ने कहा, पहले वाले मित्र ने कहा, तो मैंने मन में कहा कि हाँ, बाजार जैसे आमंत्रित करता है कि आओ आओ, मुझे लूटो, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, तुम्हारे लिए ही तो है, और यदि नहीं लेना है कुछ भी तो भी आओ, मुझे देखो, अजी देखो, देखने में क्या हर्ज है। तो यहाँ पर आग्रह, यहाँ इस आमंत्रण में बड़े बाजार का जो आमंत्रण होता है वो मूक होता है, क्योंकि आग्रह जो है वो तिरस्कार जगाता है। रिक्वेस्ट किसी से करोगे तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो जो छोटे छोटे मार्केट में आप जाते हो, रेवड़ी, सड़क के किनारे या छोटे छोटे बाजार, छोटी छोटी दुकान, लोग बुलाते हैं। आप सब्जी मंडी में जाते हो, देखा आपने, ये किलो ले लो, ये भाव ले लो, इतने का 5 किलो, इतना, ये ऑफ़र, वो ऑफ़र, तो हम उससे कटते हैं। लेकिन बड़े बाजार का आमंत्रण जो होता है मूक होता है, वो सिर्फ ऑफ़र लिखते हैं और सजा सजा कर चीज़ों को उनमें नए नए ब्रांड लगा कर रखते हैं, और इतना खूबसूरत शोरूम होता है
कि वो व्यक्ति को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आग्रह तिरस्कार जगाता है, इसका अर्थ समझिए, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन कुछ ऐसी क्लासी जो शॉप्स होती हैं, शोरूम होते हैं, मॉल होते हैं, वहाँ पर कोई ये नहीं कहता कि आओ लो आओ लो, वहाँ पर आप स्वतः आकर्षित होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरे वाले मित्र की स्थिति जो है वो लेखक को अच्छी लगी। और इसके बाद लेखक ने ये भी माना है कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं। जो लोग संयमी होते हैं वे बाजार का प्रयोग अच्छे से कर पाते हैं, अपने पैसे का प्रयोग अच्छे से कर पाते हैं। और जो लोग संयमी नहीं होते हैं उनको बाजार का जादू अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। लेखक का मानना है कि बाजार में एक जादू होता है और ये जादू, इसमें एक आकर्षण शक्ति होती है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। और ये जादू आँख की राह काम करता है, आँख की राह काम करता है। जैनेंद्र जी कहते हैं बाजार में एक जादू है जो दो तरह से काम करता है। ये आँखों की राह ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। आँखें उनको ऐसे ऐसे मनमोहक दृश्य दिखाती हैं कि बाजार कि वो अपने आप खींचते चले जाते हैं। इसके उन्होंने दो तरीके के लोग बताए हैं कि जिन पर यह जादू बहुत अच्छी तरह चलता है। ये दो तरीके के लोग कौन हैं? एक तो लेखक ने कहा है कि वे लोग जिनकी जेब भरी है और मन खाली है। बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये लोग वो होते हैं कि जिनकी जेब में खूब भरपूर पैसा है लेकिन मन खाली है, पता नहीं है कि क्या खरीदना है, और वो बाजार जाते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। इसमें लेखक ने, जैनेंद्र जी ने ये भी बताया है, एक बात और बताया है कि पैसा पावर है और उसके सबूत में अगर माल असबाब जमा ना हो, आसपास माल टाल जमा ना हो, तो क्या खाक पावर है। मतलब लोग अपने पैसे को के दिखावे के लिए अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसी शॉपिंग करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने जीवन में रखते हैं, अपने आसपास रखते हैं जो दिखाई दे। देखिए, बैंक बैलेंस देखने के लिए तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जानता कि आपके बैंक में कितना पैसा है, लेकिन अब उस पैसे को दिखाया कैसा जाए। तो बहुत लाइफ में ऐसी चीज़ें, ऐसी लाइफ स्टाइल होती है कि वो अलग से दिखता है कि जैसे बंगला है, गाड़ी है, कोठी है, तरह तरह की गाड़ियां हैं, लेटेस्ट एकदम गाड़ियां हैं, और लग्जरी सामान है, साजो सामान है, घर में ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड शूज़ हैं, गॉगल है, ये सब दिखता है। और इसको देखने से ही समझ में आ जाता है कि व्यक्ति पैसे वाला है। तो ये पैसे की जो ये पावर है, ये इंसान हर जगह अपना दिखाना चाहता है। पैसे की पावर समाज में आए दिन प्रकट होती है। आप देखिए, बड़े बड़े अमीरों के घर की शादियों में देखिए, बड़े बड़े राजनेताओं की उपस्थिति या सेलिब्रिटीज़ की उपस्थिति ये बता देती है कि ये कोई साधारण व्यक्ति की यहाँ की शादी नहीं है, ये कोई अमीर है। इसके अलावा महंगे महंगे कार्ड हैं, महंगे गिफ्ट हैं, बारातियों को देने वाले गिफ्ट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये शो करती हैं कि व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, ये बहुत अमीर आदमी है। तो अक्सर देखा जाता है जो ख़ानदानी अमीर होते हैं, आप बिल गेट्स को देख लो, ठीक है, तो ऐसे लोगों के जीवन में इनको दिखावे की ज़रूरत ही नहीं है, इनको अपने पैसे को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो ख़ानदानी रईस होते हैं वो, उनका जीवन बड़ा ही सादा होता है, बहुत ही सिंपल होता है, वो नहीं दिखाते, नहीं शो ऑफ करते हैं। लेकिन जिनके पास नया नया पैसा आता है वो हर जगह अपने पैसे की गर्मी, पैसे की ताकत, पैसे की पावर को दिखाने का प्रयत्न करते हैं और शो ऑफ करते हैं कि वो बहुत पैसे वाले हैं। तो ये बात है। इसके बाद इसमें एक तथ्य और जैनेंद्र जी ने बताया है, जैसा कि मैं बता रही थी कि बाज़ार का जादू आँख की राह काम करता है, और बाज़ार में आप जाओ तो ऐसे ऐसे मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी उस जादू की ओर आकर्षित हो जाता है। अब जैनेंद्र जी ने यहाँ पर दो लोगों की बात की, दो तरह के लोगों की बात की है कि कैसे लोगों पर ये जादू बहुत तेज़ी से काम करता है। एक तो वो लोग हैं जिनकी जेब भरी है और मन खाली है, यानी पैसा उछाल मार रहा है जेब में,
लेकिन ये नहीं पता है कि क्या खरीदना है। मन खाली है का मतलब है कुछ डिसाइड नहीं है मन में कि आखिर उनको लेना क्या है बाजार में, ठीक है। तब वो क्या करते हैं, अतिरिक्त खरीदारी कर डालते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद, उन्हें लगता है ये भी ज़रूरत का है, ये भी ज़रूरत का है, ये भी ज़रूरत का है। लेकिन जब वो खरीद कर ले आते हैं और घर लाते हैं तो उनको थोड़े दिनों बाद समझ में आता है कि यार ये तो फालतू खरीद लिया, ये तो किसी मतलब का नहीं है, ठीक है। पर उस समय चूंकि मन खाली था, इसलिए कुछ डिसाइड नहीं था कि उनकी आवश्यकता क्या है आखिर, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्होंने खरीद डाली। तो ऐसे लोगों पर जो है वो बाजार का जादू तेजी से काम करता है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी जेब खाली होती है और मन भी खाली होता है। ऐसे लोग भी बाजार का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। बाजार गए हैं, मन भी खाली है, जेब भी खाली है, मतलब मन में भी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है कि उनको लेना क्या है, और जेब तो खाली है ही। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ईर्ष्या, तृष्णा, असंतोष की भावना उनके मन में बहुत तेजी से घर कर जाती है और बाजार से वो एक व्यंग शक्ति खरीद कर ले आते हैं, एक तृष्णा खरीद कर ले आते हैं। तो लेखक ने पहले वाली स्थिति में जिनकी जेब भरी है और मन खाली है, ये दोनों स्थिति से उबरने का उन्होंने एक उपाय यहाँ पर बताया है कि अगर हमें ये मालूम हो कि हमें खरीदना क्या है, तो हम मन में ये डिसाइड करके जाएं कि हमें खरीदना क्या है। जब हम बाज़ार जाएं तो यदि जैसे हमें जूते ही खरीदने हैं तो कितने वहाँ हम सीधे मार्केट जाएंगे तो जूते की दुकान में ही जाएंगे, और इसके अलावा आसपास कितने भी बड़े बड़े शोरूम किसी भी चीज़ के हों या बड़े बड़े मॉल्स हों, उससे हमें क्या लेना देना। किसी भी तरह की चकाचौंध हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस समय मन हमारा संयमित होना चाहिए, और मन संयमित होगा तो हम सिर्फ जूते की दुकान में जाएंगे और जूते ही खरीदेंगे और वापस अपने घर आ जाएंगे। ये खरीदारी की एकाग्रता मन में होनी चाहिए, मन में संयम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में बाजार का जादू ऐसे लोगों पर बेअसर हो जाता है जो ये जानते हैं कि उन्हें खरीदना क्या है। बाजार का जादू बेअसर होता है ऐसे लोगों पर। अब यहाँ पर एक चीज़ और जैनेंद्र जी ने बताई है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मन को मारना है, मन को नहीं मारना है हमें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मन को मारें, पर यह ज़रूरी है क्लियर होना कि हमें आखिर खरीदना क्या है। तो मन को मारना नहीं होता है, क्योंकि यदि आप बलपूर्वक मन को मारेंगे तो बलपूर्वक मारना मतलब लोभ की जीत है और आदमी की हार है। क्योंकि यदि अपनी, ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आंखें फोड़ डालें तो हमें रूप दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो देख चुके हैं वो तो हमें दिखेगा ही। आंखें बंद करने पे भी हम सपने देखते हैं ना, तो वही दशा हो जाती है। रूप दिखना तो बंद नहीं होता है, और इस तरह से वो सपने हमें चैन से सोने नहीं देते हैं। तो वो चीज़ें हमें चैन से सोने नहीं देती हैं, आंख बंद करके भी नज़र आती है। इसलिए मन को मारने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये हठ योग है एक्चुअली, और हठ योग भी नहीं है, हठ ही हठ है ये, इस तरह से। तो लेखक ने यहाँ पर ये स्पष्ट किया है कि मन को नहीं मारना है, संयमित रहना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदारी करनी है। और इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए लेखक ने अपने पड़ोस में रहने वाले भगत जी का उदाहरण दिया है। भगत जी जो कि चूरन बेचने का काम करते हैं, और उनका चूरन बहुत लोकप्रिय है। वे प्रतिदिन घर से निकलते हैं और उनका सरनेम है चूरन वाला, ठीक है, भगत जी चूरन वाला। प्रतिदिन वो चूरन बेचने घर से निकलते हैं और 6 आने का चूरन बेचते हैं। तुरंत हाथों हाथ उनका पूरा चूरन बिक जाता है, और जैसे ही 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है, वैसे ही वो बचा हुआ सारा चूरन बच्चों में बांट देते हैं और घर चले आते हैं। इसके अलावा उन्हें कमाने की कोई उत्सुकता नहीं है। इतने त्यागी व्यक्ति, इतने संयमित व्यक्ति हैं वो, कि कभी भी चूरन बनाने में उनको कोई लापरवाही नहीं हुई। बहुत प्रसिद्ध है उनका चूरन, लोग हाथों ही हाथ उसको चूरन को खरीद लेते हैं। और तो लेखक कहते हैं कि भगत जी जो हैं,
जैनेन्द्र जी ने यहाँ पर भगत जी का उदाहरण इसलिए उनके चूरन के विषय में चर्चा करने के लिए नहीं दिया है। भगत जी का उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया है कि वे एक बहुत ही संयमी जीवन जीते हैं, संयमित व्यक्ति हैं। वे इस तरह से संयमी हैं कि बाजार में निकलते हैं, रास्ते में बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बहुत चकाचौंध कर देने वाला बाजार होता है, चांदनी चौक की चांदनी चारों ओर बिछी होती है। यहाँ पर लेखक ने चांदनी चौक शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये दिल्ली वाला चांदनी चौक नहीं, चांदनी चौक मीन्स बाजार की खूबसूरती चारों ओर बिखरी हुई है। वो सब कुछ देखते हुए वहां से गुजरते हैं और उनके पास पैसा भी है, पर पैसे को उन्होंने अपने वश में कर रखा है। उनका पैसा उन्हें नचाता नहीं है, ना वो पैसे के गुलाम हैं। इसलिए बाजार का जादू उन पर बेअसर हो जाता है। उनका पैसा उनमें उनके अंदर, भगत जी के अंदर ना कोई लालच, ना लोभ, ना तृष्णा, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। उन्हें पता है कि उन्हें अपने चूरन के लिए, रेसिपी के लिए जो जीरा और नमक खरीदना है वो कोने वाली दुकान में मिल जाएगा, और वो वहाँ पर रुकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं और वापस आ जाते हैं। चांदनी चौक की सारी चांदनी उनके लिए क्या है? व्यर्थ है। बाजार का आकर्षण उन पर अपना जादू नहीं चला पाता है। वो इतने संयमी व्यक्ति हैं। अब यहाँ इसके बाद जैनेन्द्र जी ने यह भी बताया है कि पैसे में एक व्यंग शक्ति होती है। इस व्यंग शक्ति का संबंध बाजार से भी है और मनुष्य की मानसिकता से भी है। इस निबंध में जैनेन्द्र जी ने एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि कैसे पैसे में व्यंग शक्ति होती है। आप सड़क से जा रहे हैं और आपके बाजू से एक बड़ी सी कार, लग्जरी कार धूल उड़ाती हुई निकल गई। अब आपके मन में आता है ये, या आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आंखों में उंगली कोंच कर दिखाया हो कि देख, इसे कहते हैं कार, इसे कहते हैं लग्जरी कार, और ये तेरे पास नहीं है। आपको ऐसा महसूस होता है और सोचने में आप विवश हो जाते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, क्या मैं इसे ले पाऊंगा कभी जीवन में, मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकता। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मनुष्य यह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि हाय रे, क्या यही माँ बाप रह गए थे मुझे पैदा करने के लिए, क्या यही जन्म मिलना था मुझे, क्या इस जन्म में क्या इन्हीं माँ बाप के यहाँ पैदा होना था मुझे, मैं क्यों ना किसी पैसे वाले के यहाँ पैदा हुआ, और हुआ होता तो आज मैं भी ऐसी लग्जरी ज़िंदगी जी रहा होता, तो मोटर वालों के यहाँ मैं क्यों ना पैदा हुआ। अब देखो, उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा सी देर में, एक क्षण में उस पैसे ने आपको अपने अपनों के प्रति कितना कृतज्ञ बना दिया कि आप जीवन भर पाल पोस कर बड़ा करने वाले और इतना लाड़ दुलार देने वाले माँ बाप के प्रति आपने ऐसा सोच लिया, भले क्षण भर के लिए सोच लिया, लेकिन आपकी मानसिकता दूषित हो गई। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य पैसे को ही महत्वपूर्ण मान लेता है और ना कि मानवीय संबंधों को, और ऐसी परिस्थिति में मानवीय संबंधों की जो मजबूती है वो शिथिल हो जाती है और उसकी जड़ें हिल जाती हैं। जब पैसे के कारण हम अपने संबंधों पर हमें अफसोस होने लगता है तो ये बाजार की शैतानी शक्ति वहाँ पर काम करती है, पैसे की व्यंग शक्ति वहाँ पर काम कर जाती है। इसके बाद लेखक ने, जैनेन्द्र जी ने अंत में ये कहा है कि बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे सकता है जो जानता है कि उसे क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कितना उसका बजट है, कितना उसे खर्च करना है। तो इसके लिए उन्होंने भगत जी का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि भगत जी जैसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। भगत जी जैसे लोग ही बाजार के बाजारूपन को खत्म करते हैं। इसके बाद जैनेन्द्र जी ने अपने पहले मित्र का उदाहरण देकर ये स्पष्ट किया है कि जो नहीं जानते कि उन्हें क्या खरीदना है, ऐसे लोग बाजार को सिर्फ एक विनाशक शक्ति
देते हैं, बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, व्यंग शक्ति प्रदान करते हैं और जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके उनकी बेवकूफ़ी पर हंसती है। अब यहाँ पर बाजारूपन से क्या मतलब है? बाजारूपन का मतलब ये है कि ऊपरी चमक दमक और दिखावा। जब माल बेचने वाले अपने सामान को, सस्ते सामान को आकर्षक बनाकर और ग्राहकों को ठगने लगते हैं, दूने दाम पर बेचने लगते हैं, जब आपको 20 रुपये की चीज़ ब्रांड चेंज करके या उसको आकर्षक बनाकर 100 रुपये में मिलने लगती है और 100 रुपये पर लोग बेचने लगते हैं, तब बाज़ार में बाजारूपन आ जाता है। क्योंकि जब ग्राहक, इसके अलावा जब ग्राहक अपनी ज़रूरत की बजाय अपना मनी पावर दिखाने के लिए खरीदारी करने लगते हैं, अतिरिक्त खरीदारी करने लगते हैं, तब बाज़ार का बाजारूपन बढ़ता है। उसमें छल कपट बढ़ता है, शोषण बढ़ता है और शोषण का बोलबाला होता है। तो इसको कहते हैं बाजारूपन, जब दोनों एक दूसरे की जेब खाली करने के ताक में होते हैं। ग्राहक सोचता है कि मैं इसे किस तरह से कम कराऊं इस चीज़ का प्राइस, और बेचने वाला सोचता है कि मैं किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेच सकूं। यहाँ पर सद्भाव खत्म हो जाता है, छल कपट बढ़ता है और शोषण बढ़ता है और व्यंग शक्ति और बाजारूपन बढ़ता है। बाजारूपन, ऐसी परिस्थिति में मानवीय संबंध कायम नहीं रह पाते। लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की जेब खाली करने के प्रयास में लगे रहते हैं, सद्भावना खत्म हो जाती है, ग्राहक की हानि बेचने वाले की का लाभ बन जाती है और वे दोनों कोरे ग्राहक और बेचक बनकर ही रह जाते हैं। भाईचारा खत्म हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में बाजार की आवश्यकताओं के आदान प्रदान का माध्यम बाजार नहीं रह जाता। ऐसी परिस्थिति में बाजार आवश्यकताओं के आदान प्रदान का माध्यम नहीं रह जाता, सिर्फ एक दूसरे से लाभ कमाने का माध्यम रह जाता है। इसके बाद अंत में जैनेंद्र जी ने ये महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है कि बाजार में जो बाजार का जो अर्थशास्त्र बनाया गया है वह वास्तव में अनीति शास्त्र होकर रह जाता है। मैंने इस पाठ को बहुत सरल तरीके से, सरल भाषा में, आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।